हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। हमने कल वेक्टर का बेसिक जाना और हमने दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है ये भी हमने जाना। आज हम देखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हमारे पास है, मान लो कि इस बार हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाते हैं तो इन्हें किस तरह से ऐड करेंगे। दूसरा क्या हम जानेंगे कि अगर हमें एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, क्योंकि एडिशन हमने देखा तो सब्ट्रैक्शन भी हमें जानना होगा। ठीक है, तो आज हम सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे। तीसरा हम क्या जानेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इस रिजोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है। यहाँ जो वेक्टर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि वेक्टर है क्या। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जरूर देखना। ठीक है, उससे पहले हम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो चलते हैं सीधा ही। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करना है। मान लो कि अगर हम मुझे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को अगर ऐड करना है तो मैं किस तरह से ऐड करूंगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ क्यों कहते हैं तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पॉलीगन लॉ क्यों है। ठीक है, तो देखो दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सीखा क्या, दो वेक्टर को ऐड करना। तो हम यहाँ पर दो वेक्टर को ही ऐड करते हैं जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा। जैसा कि कल मैंने एसोसिएटिव लॉ में बताया था कि अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करता हूँ, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मैं उसमें सी वेक्टर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये मेरा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड किया, देन जो रिजल्टेंट मुझे मिला उसमें मैंने सी वेक्टर को ऐड किया। अब यहां से मुझे एक रिजल्टेंट निकलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर में मैं डी वेक्टर को ऐड कर दूंगा और इस तरह से मुझे फाइनल अपना रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को। और इस तरह से हम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कितने भी वेक्टर हो हम इजीली उन्हें ऐड कर पाएंगे। अब ये प्रोसीजर चला कैसे, देखो था क्या, मैंने पहले ए वेक्टर लिया, उसमें बी वेक्टर किसी एंगल पर होगा ए वेक्टर के साथ। तो पॉलीगन लॉ से अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर या फिर हेड एंड टेल मेथड अगर हम यहाँ बना दें, हेड एंड टेल मेथड से अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा इसके साथ। ठीक है, तो चलो हेड एंड टेल मेथड अगर हम देख रहे हैं तो इन्हें 90 डिग्री पर ही देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि हेड एंड टेल मेथड में हम 90 डिग्री से अलग एंगल पर वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इस बी वेक्टर को 90 डिग्री पर ही ले लेता हूं। तो मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो मुझे कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को कनेक्ट कर रहा होगा। ये वेक्टर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब जो सी वेक्टर होगा ये कहाँ होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इनमें सभी में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हेड एंड टेल मेथड से मैं ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जो सी वेक्टर होगा वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, तो वो इस तरह से जा रहा होगा। अब जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, अब जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो पहले वेक्टर के टेल से, क्योंकि अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, आर वेक्टर होगा, उसमें मैं सी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो इसके हेड से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहां से मुझे R1 वेक्टर मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, सी वेक्टर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे डी वेक्टर को ऐड करना होगा जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के मैं हेड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, R2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि सम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर का। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हमारा इक्वल होगा R2 वेक्टर के, और यही मेरा फाइनल रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा, हम इसे पॉलीगन लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये एक पॉलीगन बन जाता है मेरे पास, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉलीगन लो भी कहते हैं ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, कि अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कि एक पार्टिकल है जो कि जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो किसका होगा, वेक्टर का होगा, क्योंकि हमें ये वेक्टर क्वांटिटी मिल गई है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक वेक्टर जो मेरा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा जो कि ईस्ट में होगा। तो हम डायरेक्शन तो जानते हैं, कल हमने इस चीज को देख लिया था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ये डायरेक्शन साउथ होगी, ये डायरेक्शन ईस्ट होगी और ये डायरेक्शन वेस्ट होगी। तो ईस्ट में गया जिसका मैग्नीट्यूड हमें 12 मीटर दिया हुआ है, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो कि सेकंड जो बता रहा है कि वो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया। तो यहां जाने के बाद वो कहां गया, नॉर्थ में गया। कितना गया, 5 मीटर गया, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया, जो कि अपवर्ड होगी। एंड देन वर्टिकली अपवर्ड्स, अब उसके बाद भी यहां पर जाने के बाद भी वो वर्टिकली अपवर्ड गया है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट, तो उसने 3 तरह की डिस्प्लेसमेंट की, यहां पर जाने के बाद वो वर्टिकली अपवर्ड भी गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 वेक्टर हमें ऐड करने हैं। पहला ये 12 मीटर का वेक्टर होगा ईस्ट में, फिर 5 मीटर का होगा नॉर्थ में, और तीसरा होगा 6 मीटर का जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास डायरेक्शन आ रही होगी, यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही होगी उससे मैं परपेंडिकुलर अपवर्ड गया हूँ, वर्टिकली अपवर्ड गया हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मुझे इन 2 वेक्टर को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ 3 वेक्टर ऐड हो रहे हैं। तो मैंने पहले इन 2 वेक्टर को ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे यहाँ मिलेगा। अब मेरी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर की वजह से यहाँ होगी, अब मैं इस डायरेक्शन से वर्टिकली अपवर्ड जाऊंगा, जो कि यहाँ होगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि ये ईस्ट में था और ये नॉर्थ में गया, और ये दोनों डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 6 मीटर का है, ठीक है। यहां से मैं इसका रिजल्टेंट निकाल लूंगा, तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ये होगा। तो हम करते हैं, पहले मुझे रिजल्टेंट चाहिए 12 का और 5 का। तो कल हमने रिजल्टेंट वेक्टर देख लिया था, यहां मैं इसे सोल्व कर देता हूं। क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर जो कि 12 है, प्लस बी स्क्वायर जो कि 5 है, प्लस 2ab कोस, यहां पर ए बी की वैल्यू हम रख ही देते हैं, ए है 12, बी है 5, और कोस थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, 12 स्क्वायर 144 प्लस 25, और ये आया रूट 169, तो ये कितना आएगा, 13। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। अब देखो यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन जो ये आर होगी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेक्टर की। और क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर हम हमेशा प्लस वैल्यू ही को कंसिडर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर हम यहाँ पर करेंगे। अब ये मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला ये 13 होगा मैग्नीट्यूड इसका, और ये 6 दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल भी मुझे गिवन है, तो मैं ये फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर r1 वेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, r1 वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं कैसे, 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। और हमने कल देखा था कि हेड एंड टेल मेथड में जब 90 डिग्री था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही हम डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल रहे थे, ठीक है। तो उस वाली टर्म को हम 0 भी कर सकते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो इसको ऐड हम कर लेंगे, 9 और 6 5 होगा, और 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 205 मेरे पास रूट में r1 वेक्टर आ जाएगा। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, अंडर रूट 205, ठीक है। और हमें यही बताना था कि मैग्नीट्यूड ही हमें फाइंड करना है इसका, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम 2 से ज्यादा वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, अब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं कि अगर मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। एडिशन हमने जान लिया तो सब्ट्रैक्शन भी हमें आना चाहिए। अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर खुश होने वाली बात नहीं है, सब्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। हम इसे क्या भी लिख सकते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर में ऐड कर दूं माइनस ऑफ बी वेक्टर तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ है ना। अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दूं, बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दूं तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहां तो समझने की बात है कि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, मुझे इसका माइनस पी वेक्टर चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये p जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहां पर ये माइनस का साइन दिखा रहा होगा कि ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वेक्टर में कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर p वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, p वेक्टर ऐसे जा रहा होगा तो माइनस p वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी। मतलब अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो उसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कन्वर्ट हो गया है। मैंने यहाँ पर p वेक्टर की डायरेक्शन ही अपोजिट कर दी थी, चेंज कर दी थी, तो वो p वेक्टर से कैसा हो गया, माइनस p वेक्टर हो गया। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं उसे 180 डिग्री से क्या कर दूंगा, घुमा दूंगा, उसकी डायरेक्शन में अपोजिट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर चाहिए तो मैं ए वेक्टर में ऐड कर दूंगा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। सपोज अगर मुझे ए वेक्टर इस तरह का मिला होता और मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम देखें, मुझे इसमें बी वेक्टर ऐड करना होता कि ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता और इनके बीच में एंगल थीटा होता। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता वो यहां से जाता, अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता इस तरह से तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां से जाता इस तरह से और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता। तो एडिशन में तो हम इस चीज को कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं इस वेक्टर का, मुझे बी वेक्टर का क्या चाहिए, नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये बी वेक्टर मुझे इस तरह का मिल जाएगा। ये क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। मैंने क्या किया, बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये इस तरफ जा रहा था, अब मैंने इसे इस तरफ भेज दिया है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, जो लेंथ इस वेक्टर की होगी वही लेंथ इस वेक्टर की है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया बी वेक्टर के। अब जो मैं ऐड करूंगा वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करूंगा तो इनके बीच का एंगल ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 होगा और थीटा ये यहाँ पर था तो मैंने 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला एंगल मेरा कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर मुझे इनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे चाहिए, मान लो वो आर वेक्टर है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आर वेक्टर होगा, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, एंगल कितना है इनके बीच में, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी में, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस कोस थीटा के, और ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होगा तो माइनस का साइन बाहर कॉमन आ जाएगा तो माइनस 2ab कोस थीटा। तो यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जब मैंने ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया बी वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर से सब्ट्रैक्ट किया बी वेक्टर को तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रहेगा या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से।
ठीक है, पैरेललोग्राम लो से। दूसरा जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी उसी तरह से जैसे हमने निकाला था tan अल्फा के लिए। जो फॉर्मूला हमने देखा था, अगर एंगल इनके बीच में अल्फा है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो अब इस तरफ होगा, है ना। तो उसका जो एंगल होगा अल्फा ए वेक्टर से हम देख लेंगे, तो उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो भी ये हमें जो एंगल है वो मिल जाएगा। ठीक है, कि एक वेक्टर मेरे पास 5 न्यूटन का है, दूसरा 7 न्यूटन का है, लेकिन ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस का है। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ए वेक्टर मेरे पास 5 न्यूटन का है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और जो -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स साउथ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यहाँ पर बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम हेड एंड टेल मेथड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। या फिर हम इसे किससे भी निकाल सकते हैं, हमने जो पैरेललोग्राम अभी लो देखा उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। एंगल 90 डिग्री होगा तो आर जो हमारे पास था इसमें ए स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही आएगी, तो उससे तो करें ही नहीं। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर या फिर -7 का स्क्वायर हम इसे बोल दें, ठीक है, आएगा पॉजिटिव। तो ये 25 प्लस 49, तो ये अब मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। आगे चलते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो हमने अभी वेक्टर के बेसिक ऑपरेशन जाने कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक वेक्टर के बारे में भी जाना कि वेक्टर होता क्या है। लेकिन जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, इसमें हम वेक्टर का जो मेन कंसेप्ट है कि वेक्टर एक्चुअल में हमें जरूरत क्यों पड़ती है और हम इसे यूज में कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर वो चीज हम समझ जाएंगे। देखो, समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम देखें कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। रिजोल्यूशन वेक्टर का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये है कि हमारे पास एक वेक्टर किसी एक फोर्स, मान लो हम फोर्स ले लेते हैं वेक्टर के लिए, एक परफेक्ट एग्जांपल जो बनता है ना वो फोर्स हम ले लेते हैं, समझने में आसानी होती है क्योंकि हम फोर्स को फील कर सकते हैं कि वो किसी डायरेक्शन में लग रहा है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो एक ये अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास बनता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर, किसी डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है कि हम उसी ऑब्जेक्ट पर अगर मल्टीपल फोर्स लगाएं, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगाएं, तो उनका जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट जनरेट होगा इस ऑब्जेक्ट पर, जो भी चेंजेस होंगे वो इसी ही फोर्स के इक्वल होंगे। मान लो ये F1 और ये F2 होता, ठीक है, या फिर एक इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा होता, तो ये तीनों मिलकर जितना भी चेंजेस जनरेट कर रहे होते, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते, वो इस F फोर्स के ही इक्वल होता। तो यही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। तो हम इन सब को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये सब क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होते हैं इस वेक्टर के। ठीक है, कि वो सेम ही आउटपुट जनरेट करें। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, हम यहाँ पर देखो पॉइंट पार्टिकल लेकर चलेंगे कि ये पॉइंट पार्टिकल मेरे पास है जिसका कुछ मास है, इस पर मैंने कोई एक फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑब्जेक्ट अब यहां से इस पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये इसी की डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा, और ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो देखो, जब ये इस पोजीशन पर आया तो इसने कितने तरह के डिस्प्लेसमेंट किए, मतलब कितने तरह का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो, कुछ ये डिस्टेंस यहाँ पर आया होगा, अगर मैं इसे ग्राफ पर बनाऊं, इसे मैं ग्राफ पर समझूं, तो ये इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसने कुछ एक्स एक्सिस में भी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा, और कुछ डिस्टेंस इसने वाई एक्सिस में भी ट्रेवल किया होगा। तो एक साथ इसने दो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग फोर्स काम कर रहे होंगे। कैसे कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ भी होगा जिसने इसको एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करवाया,
इस डायरेक्शन में जो इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इस फोर्स के, इस F फोर्स के x वाले कंपोनेंट ने किया होगा। और जो डिस्टेंस इसने y डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, इस डायरेक्शन में जो इसने हाइट गेन की है वो इस फोर्स के y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से किया होगा। इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट, कुछ इफेक्ट, कुछ प्रभाव इसका इस x की डायरेक्शन में है, तो उसके लिए यहां पर इसका कुछ कंपोनेंट होगा और कुछ कंपोनेंट इसका y डायरेक्शन में होगा। अगर ये फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है तो सपोज कि ये यहाँ पर 5 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पर भी ये 5 न्यूटन का लग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, लेकिन समझ लेते हैं कि ये 10 न्यूटन का जो फोर्स फाइनली जो यहाँ पर निकल रहा है, रिजल्टेंट जो बन रहा है, वो कैसे बन रहा होगा कि कुछ फोर्स 10 न्यूटन में से x डायरेक्शन में लगा होगा, कुछ y डायरेक्शन में लगा होगा, तभी जाकर फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा होगा। दोनों ही डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। तो अगर हमने इस F फोर्स को Fx में और Fy में ब्रेक किया है तो ये F फोर्स मुझे मिला कैसे होगा? Fx प्लस Fy से मिला होगा। अब ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मुझे जो F मिल रहा होगा ये क्या होगा? Fx और Fy का क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। हाँ है ना। अब अगर मुझे किसी वेक्टर का, मैंने मान लिया कि ये फोर्स लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो Fx होगा और इसका जो इस y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो Fy होगा। तो Fx होगा कितना कि उस फोर्स F की वजह से x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये क्या होता है कि मान लो ये एंगल थीटा है कि कुछ एंगल पर तो ये लग ही रहा होगा और एंगल पर डिपेंड भी कर रहा होगा। तो ये x डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट मुझे चाहिए तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। एक परपेंडिकुलर मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो देखो ये क्या होगा, ये Fy होगा और ये Fx होगा, क्योंकि मैंने बोला कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर, यहाँ इसको थोड़ा और छोटा कर दो, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह का होना चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने देखा तो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा निकालूंगा तो कोस थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है? Fx है और मैंने कोस थीटा लिया ही क्यों? क्योंकि मुझे ये Fx में ही रिलेशन चाहिए था और इस रिजल्टेंट वेक्टर F में मुझे रिलेशन चाहिए था। तो ये होगा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है क्या? F। तो यहां से मुझे Fx मिल जाता है। Fx क्या मिल जाता है? F कोस थीटा। तो यहां से मुझे Fx मिल गया कि इस F फोर्स की वजह से x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, जो कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, वो कितना होगा? F कोस थीटा होगा। और जो y डायरेक्शन में होगा मुझे Fy में चाहिए। Fy यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर साइन थीटा निकाल लूंगा, तो ये Fy ओवर F होगा। और यहां से Fy मुझे क्या मिल जाएगा? F साइन थीटा। तो ये Fy जो होगा ये F साइन थीटा होगा। तो किसी भी फोर्स का मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट, किसी भी फोर्स का नहीं, किसी भी वेक्टर का, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों में कंपोनेंट निकाल सकता हूं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, तभी तो 2D में यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और वो कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। अब आगे से हम सीधा ही याद रखेंगे कि मान लो कि मेरे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर है जो कि इस वेक्टर से थीटा एंगल पर है। तो थीटा की डायरेक्शन में इस r का जो कंपोनेंट होगा वो r कोस थीटा होगा और इस थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो r साइन थीटा होगा। अगर यही सिचुएशन मुझे इस तरह से दी हुई होती कि यहाँ पर ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर p वेक्टर है और इस बार एंगल ये थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो p कोस थीटा होगा और थीटा के अपोजिट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो p साइन थीटा होगा। तो अब हम कंपोनेंट तो सीधा ही निकाल सकते हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बार बार काम आएगा, तो ये चीज हमें सीधे निकालना आनी चाहिए। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना होगा कि जिस डायरेक्शन में एंगल होगा वो हमारा थीटा कंपोनेंट होगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और थीटा के अपोजिट वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा।
तो इस तरह से हम ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एफ वेक्टर को एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर बोल सकते हैं। अगर मुझे कंपोनेंट गिवन है और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एडिशन तो समझ ही लिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें आता है निकालना। तो यहाँ से एफ वेक्टर क्या होगा, एफ का जो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो एफ क्या होगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम f को बोल सकते हैं कि ये होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर या फिर इस f की डायरेक्शन भी चाहिए, अगर मुझे इस f की डायरेक्शन भी चाहिए, तो सपोज ये एंगल थीटा है, तो हम इस थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, वही टेन थीटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू थीटा है तो टेन थीटा होगा, और यहाँ पर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम करेंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है एफ वाई और बेस कितना है एफ एक्स, तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी टेन थीटा भी निकाल सकते हैं एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था कि हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं, इसलिए हमें जो है दो डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो वैल्यू मिलती है, इसलिए हमें ये क्या करना होता है, वेक्टर को पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि वेक्टर हमें करना क्यों है, हमें वेक्टर की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेक्टर, अब हम 2D मोशन पढ़ रहे हैं, 2D में हम आ गए प्लेन में मोशन पढ़ रहे हैं, तो प्लेन में मोशन की वजह से हम एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो वो दोनों को हम एक साथ यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास जे कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई कैप बता रहा होगा कि ये एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है और जे कैप बता रहा होगा कि ये वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है। अगर आपको इस तरह से मिलता है तो भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें देख ली हैं, ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड और लीस्ट मैग्नीट्यूड हमसे बात की जाती है, तो ये कब हमें मिलेगा। देखो, एक वेक्टर अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और दूसरा फोर्स मुझे लगाना है और मैं कहता हूं कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेस करे, मतलब मैक्सिमम इस पर इंपैक्ट मुझे देखने को मिले इस फोर्स का, तो मैं क्या करूंगा, इसी ही डायरेक्शन में दूसरा फोर्स और लगा दूंगा। अगर हम दो लोग हैं, इस बॉक्स को इधर ले जाना चाहते हैं, तो दोनों ही हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा इंपैक्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड मुझे क्या करना होगा कि जो दोनों फोर्स है F1 और F2 दोनों को मुझे सेम डायरेक्शन में लगाना होगा, मतलब थीटा क्या करना होगा, 0 डिग्री करना होगा। तो कब होगा, ये होगा एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। लेकिन अगर मुझे यही इंपैक्ट मिनिमम करना है, मुझे लीस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए दोनों वेक्टर का कि ये F1 और F2 की वजह से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मिनिमम रिजल्ट मुझे मिले, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अपोजिट लगा दूंगा कि F1 अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, तो F2 को मैं इस डायरेक्शन में लगाने को बोलूंगा, तो ये क्या करेगा कि जितना फोर्स F1 लगा रहा है उसमें से F2 वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अकेले का भी अपना फोर्स नहीं रहा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, लीस्ट मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो यहाँ पर अब जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर जो मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा ना वो मिनिमम होगा, और जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो 0 डिग्री पर होगा, या फिर हम ये भी कह दें कि ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर पर होगा, और जो मिनिमम वेक्टर होगा वो F1 माइनस F2 पर होगा। क्लियर है, ये बात छोटी सी बात थी लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की चीज देख लेते हैं, अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर कि किस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट, जो चीज हमने अभी समझी उसी पर क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट, greatest and the least resultant of two forces acting at a point are 29 न्यूटन and 5 न्यूटन। कि 29 न्यूटन तो कैसा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और 5 न्यूटन कैसा होगा, लीस्ट होगा, रिस्पेक्टिवली इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। अब मैं अगर हर फोर्स को 3 न्यूटन से इंक्रीज कर देता हूं तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। मुझे रिजल्टेंट बताना है किसका, जो न्यू फोर्सेज मुझे मिले हैं। न्यू फोर्सेज कौन से होंगे, 3 न्यूटन इंक्रीज करने के बाद जो मुझे फोर्सेज मिले एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब वो उनके बीच का एंगल भी मुझे कितना दे दिया है, राइट एंगल दे दिया है, मतलब 90 डिग्री दे दिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि दो फोर्स है F1 और F2, ठीक है, और ये बोला है कि ये जो दोनों फोर्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो इनका जो ग्रेटेस्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मुझे कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा, मतलब दोनों फोर्सेस को ऐड करूंगा। तो इनका जो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब ये दोनों मैंने ऐड किए होंगे, तो ये कितना है, 29 न्यूटन है। और ये यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड ऐड हुआ है, तो इनका मैग्नीट्यूड मैंने ऐड किया है, वेक्टर ऐड नहीं किए, इनके मैग्नीट्यूड मैंने ऐड किए हैं, तो ये 29 न्यूटन होगा। एंड लीस्ट के लिए बोला है, तो लीस्ट कितना है, 5 न्यूटन है, और लीस्ट कब मिलेगा कि इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। तो यहां से मैं ये दोनों वेक्टर दोनों फोर्सेस निकाल सकता हूं। ऐड किया तो यहां से 2F1 मुझे मिला, ये मिला 34, और यहां से F1 मुझे मिलेगा 17। तो मुझे F1 फोर्स मिला 17 न्यूटन, और मैं F2 फोर्स भी निकाल सकता हूं। यहां पर मैंने 17 रखा और ये माइनस हुआ, तो ये 17 यहां से गया तो 12 न्यूटन मिलेगा। तो यहां से मैंने F1 फोर्स भी निकाल लिया और F2 फोर्स भी निकाल लिया। अब मुझे फोर्स मिल गए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब मैंने उन फोर्सेस को इंक्रीज कर दिया है 3 न्यूटन से। मतलब कि F1 वाला फोर्स तो कितना बन गया होगा, 3 न्यूटन इंक्रीज करने के बाद 20 न्यूटन, और ये F2 वाला फोर्स कितना बन गया होगा, ये 15 न्यूटन बन गया होगा। क्लियर है। अब मुझे बताना है रिजल्टेंट और इन्हीं न्यू फोर्सेस का, मतलब रिजल्ट, ये मैंने जब 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिए ना, तो उसके बाद जो फोर्सेस बने उनका मुझे रिजल्टेंट बताना है। मतलब मुझे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बताना है, जिसका रिजल्टेंट R वेक्टर होगा। और उनके बीच का एंगल भी हमें दिया हुआ है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, ये एक दूसरे पर राइट एंगल पर हो। तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, जो कि मेरे पास 20 है, 20 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो कोस थीटा वाली टर्म आएगी उसमें 90 डिग्री आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 20 का स्क्वायर हुआ 400, 15 का हुआ 225 हुआ, ये मेरे पास बना 625, जो कि होता है 25 न्यूटन। मुझे रिजल्टेंट ही बताना था। अगर मान लो कि मुझे डायरेक्शन भी बतानी होती, तो डायरेक्शन के लिए मैं tan अल्फा निकाल देता, जो कि होता क्या, देखो F1 वेक्टर ये किस तरह से होंगे, परपेंडिकुलर, ये F1 वेक्टर होगा और इस पर F2 वेक्टर लग रहा होगा। और मुझे अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये अल्फा बताना होता, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता, क्योंकि tan अल्फा मैं निकाल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर F2 बाई F1 मेरे पास आ जाएगा। तो F2 मेरे पास कितना है, 12 है, और F1 कितना है, 17 है। ठीक है, तो यहां से मुझे डायरेक्शन भी मिल जाती, और ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा। हालांकि हमसे रिजल्टेंट पूछा है, तो फाइंड द रिजल्टेंट, तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताने हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल गया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर, कि रिजोल्यूशन हमने जो अभी देखा, हमने जाना, उस पर हम क्वेश्चंस किस तरह से ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस कैसे उस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 फोर्स ले लिए, F1, F2, F3, जो कि एक पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। तो उनसे जो रिजल्टेंट बनेगा, जो फाइनल आउटपुट बनेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे चाहिए। मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं एफ वेक्टर अगर बोल दूं, तो इस एफ वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के अगर मैं दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लूं कि एफ एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो यही मेरा रिजल्टेंट होगा। मैं इस तरह से भी इसको निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पर इनके एंगल दिए हुए हैं और हम इनके एंगल
थोड़े चेंज कर लेते हैं। ये 37 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री हम ले लेते हैं। अच्छा, ये 37 और 53 डिग्री पर वैल्यूज क्या होंगी, एक बार इस ट्राइंगल को भी हम समझ लेते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल मेरे पास है जिसमें यहाँ ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट हम जानते हैं 3, 4, 5 का, कि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 5 के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट ऐसे होगा कि जो छोटा एंगल होगा ना उसके अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, और जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी। तो यहाँ पर 3 और 4 क्योंकि हाइपोटेनियस तो 5 होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी इस ट्राइंगल के लिए, तो वो तो 5 फिक्स होगी। लेकिन जो 53 के अपोजिट साइड होगी वो 4 होगी, और 37 के अपोजिट जो साइड होगी वो 3 होगी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम यहीं बना छोड़ देते हैं। आगे के लिए आप इसे ध्यान रखना, अगर इस तरह की एंगल हमें गिवन हो तो उसके लिए हमें अगर कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब कोस 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो वो बेस अपॉन क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो बेस 37 डिग्री के लिए 4 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बहुत काम का होता है। तो इस चीज पर अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो वो एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर में हमें देखना है, और सभी फोर्स इक्वल हैं जो कि 30 न्यूटन के हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैंने इन सभी फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल लिए। अब मैं जानता हूं कंपोनेंट निकालना, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो 30 कोस 37 डिग्री होगा। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कोस थीटा होता है, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन थीटा होता है, तो ये साइन 37 डिग्री होगा। इसी तरह से ये थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट 30 कोस 37 डिग्री, और यहाँ पर ये 30 साइन 37 डिग्री होगा। अब देखो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे सीधा ही, क्योंकि इनके बीच का एंगल भी 0 डिग्री है। ठीक है, अब इस F1 फोर्स के कंपोनेंट हम देखें तो ये थीटा की डायरेक्शन में कितना लगेगा, 30 कोस 53 डिग्री, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो 30 साइन 53 डिग्री होगा। अब हम इनको फाइनल कर लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकल रहे होंगे, एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेस हम एक साथ लिख देते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में मेरे पास इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे होंगे हम उनको पॉजिटिव लेंगे, और इसके अपोजिट जो लग रहे होंगे उन्हें नेगेटिव ले लेते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी उसे नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं इसलिए मैं इन्हें पॉजिटिव ले लेता हूं। तो ये 30 कोस 37 डिग्री प्लस 30 कोस 53 डिग्री, और ये माइनस का होगा, माइनस का कोस 37 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, 4 होगा, और हाइपोटेनियस 5 होगी, तो ये 34/5 प्लस 53 डिग्री के लिए बेस 3 होगा, तो 33/5 माइनस 30 कोस 37 डिग्री की वैल्यू हमने अभी देखा 4/5। तो यहाँ से 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और ये 5 6 जा 30, तो ये 6 4 जा, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हम सीधा ही कर सकते हैं, 6 इंटू 4 प्लस माइनस में है। तो फाइनल हमारे पास आंसर जो बचेगा, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो 6 3 जा 18 का होगा, 18 न्यूटन का। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर y डायरेक्शन के फोर्स निकाल लूं, तो y डायरेक्शन में मेरे देखो ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं और नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में मेरे पास 30 साइन 37 डिग्री का एक फोर्स लग रहा है, और एक 30 साइन 37 डिग्री का, तो इसे मैं 2 इंटू साइन 37 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स लग रहा है जो कि है 30 साइन 53 डिग्री का। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री की अगर मैं वैल्यू देखूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा, और हाइपोटेनियस 5 होगी, तो 2 इंटू 30 इंटू 3/5 होगा, माइनस 30 साइन 53 डिग्री मुझे चाहिए, तो 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेनियस 4 होगी, 5 होगी।
तो ये 5 6 जा 30 और ये 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 माइनस 6 4 जा 24, तो ये मेरे पास 12 न्यूटन आएगा। तो वाई डायरेक्शन का भी फोर्स मुझे मिल गया और एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स मुझे मिल गया। तो जो फाइनली फोर्स मेरे पास बना, तो वो फाइनल जो फोर्स बना वो बना मेरे पास 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप। आई कैप बता रहा है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, जे कैप बता रहा है वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, 12 न्यूटन और 18 न्यूटन। अब अगर मुझे इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए, अब इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो होगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर जो कि 18 स्क्वायर होगा प्लस 12 स्क्वायर। और अगर मुझे इसके लिए डायरेक्शन चाहिए तो टेन एल्फा क्या होगा, या फिर थीटा ही यहाँ पर ले लेते हैं, तो टेन थीटा होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स, जो कि इक्वल होगा 12 अपॉन 18 के। तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये 2/3 होगा। ठीक है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 हमें मिल जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेना, जो भी ये वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड होगा। और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें आई कैप बता रहा होगा कि वो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है और जे कैप बता रहा होगा कि वो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है। इट मींस जो ये फोर्स मेरे पास होगा वो इस तरह का होगा, जिसमें एक्स कंपोनेंट होगा जो कि 18 न्यूटन का होगा और वाई कंपोनेंट मेरे पास 12 न्यूटन का होगा। और इनके बीच का जो एंगल मैंने थीटा लिया है वो थीटा एंगल ये होगा। क्लियर है, समझ में आया कि वेक्टर हम क्या करते हैं, क्योंकि अब 2D में हम देख रहे हैं चीजों को, तो वो एक जो वेक्टर होगा वो दो डायरेक्शन को लिए हुए होगा, जो कि एक डायरेक्शन में 18 न्यूटन है और दूसरे डायरेक्शन में 12 न्यूटन है। हमें इसी तरह से चीजों को दो डायरेक्शन को एक साथ लेकर चलना है, बाकी हमें वेक्टर में कुछ और नहीं करना है। तो आज हमने दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना सीखा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, और हमने वेक्टर के रिजोल्यूशन को भी जाना। नेक्स्ट हम इनके प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है। तो थोड़ा अगर मैं उसके लिए बता दूं तो ये दो तरह से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, स्केलर वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो कि सॉल्यूशन हमने देखे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।